बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द फेमस अननोन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। आई होप आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो लिंक आपके पास आ रहा होगा। यू कैन वॉच द वीडियो देयर। अच्छा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे वहाँ से कि उनका आयरलैंड का जो ये ट्रिप था उसमें उन्होंने क्या मेजर चेंजेस देखी एज अ सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी में और वहाँ की सोसाइटी में, और क्या वो समझती हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ रहने में और यहाँ पे रहने में। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं वहाँ? आफ्टर 3 वीक्स आई एम वॉकिंग। यस। काफ़ी लंबा टूर हो गया। यूजुअली मैं टूर्स पे इतने लंबे लंबे जाती नहीं हूँ, लेकिन आप किसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दिस पर्सपेक्टिव से कि आपने शायद वहाँ मूव करना हो, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात यही होती है कि एक जगह पहले जाके वो देख आई जाए। एज अ टूरिस्ट आप जो है उस जगह को विज़िट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैंने लास्ट वीडियो में शायद नहीं कहा था, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को ये पता करना है कि आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा मैंने कैसे अप्लाई किया था, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे लिखेंगे कि मैं आपके लिए वीडियो वहाँ बनाऊंगी। कैसा और रहा आपका एक्सपीरियंस? एज अ कंट्री कैसा है, कैसा देखा आपने, और एज अ सोसाइटी आपने कैसा देखा? अच्छा, मैं किसी भी कंट्री में जाती हूँ ना अमरीन, तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि मैं ये देखूँ कि वहाँ के लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, हाउ दे आर मैनेजिंग एज अ कम्युनिटी मेंबर। वो कैसे अपने आसपास के लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड उनका माइंडसेट क्या है, और वो कैसे अपनी औलादों को लेके चल रहे होते हैं। यूजुअली हमारे दिमाग में जो ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि अंग्रेज़ जो हैं इनके कोई फैमिली नॉर्म्स नहीं होते, ये लोग फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते, इनको शादियां करना पसंद नहीं होती। ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट दैट्स नॉट 100% ट्रू अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटी। व्हेन आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट उनका आपको ऐसा लुक देता है कि ओहो, ये मैं किसी ऐसे कंट्री में आ गई हूँ जो बहुत छोटा है, शायद फाइनेंशियली भी, शायद आपको क्योंकि हम यहाँ से सफ़र कर रहे होते हैं, रियाद से सफ़र करते हैं। रियाद का एयरपोर्ट एक ह्यूज एयरपोर्ट है। आपको यहाँ से जब निकल के जाते हैं और आप ऐसे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं जहाँ पर आपको हाइट भी छोटी मिलती है एयरपोर्ट की, तो आपको फील होता है कि नो, दिस इज़ नॉट अ कंट्री जहाँ पर जो फाइनेंशियली लोग जो है वो शायद बहुत स्टेबल नहीं है, यहाँ की इकोनॉमी शायद स्टेबल नहीं है, बिकॉज यू गो वेरी अननोन अबाउट द कंट्री। कि आप चाहते हो कि वहीं जाके आप सर्च करो और देखो अपनी आप आंखों तो से क्या। रॉयल्टी से जा रहे हैं ना? हाँ, आप रियलिटी से जा रहे होते हो, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ क्वालिटी है वो बेहतरीन है। क्योंकि अनमैचेबल। गल्फ का जो जो बेस्ट बात है वो है ही ये कि यहाँ की लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आपको एकदम से एक धचका लगता है कि ये तो वेस्ट में आए हैं। और कल्चर वेस्ट में शॉक देखिए, एक लगता आयरलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूके। यूके का पार्ट जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है। जिस आयरलैंड में मैं गई थी वो यूके का पार्ट नहीं है, वो यूरोप का पार्ट है। वहाँ की करेंसी यूरो में होती है। बट व्हेन आई रीच देयर, और काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर पे, आई वाज फीलिंग कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और मुझे वो थोड़ा ऐसे रिएक्ट करे, क्योंकि खैर जब हम आयरिश काउंटर पे पहुंचे एंड दे वर लाइक कि आप यहाँ क्यों आए हैं और किससे मिलने आए हैं। सेड कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे आए, हमारी यहाँ बहन रहती है, हम उसके पास रहेंगे। एंड दे जस्ट स्टैम्प एंड गो, कुछ और नहीं। नॉट अ सिंग, मतलब मैं हार्डली 2 मिनट का वो इमिग्रेशन प्रोसेस था हमारा। एंड हम और मैं और अली एक दूसरे को देख रहे थे कि हाँ, ये क्या हुआ। मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमसे शायद बहुत सवाल किए जाएंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। तो हम चले गए एंड हम दोनों एक दूसरे को देख रहे कि इतनी जल्दी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस था उनका, मेरे ख्याल में चेकिंग का प्रोसेस था। एक शायद आया, हमारे हैंड कैरीज चेक हुए, उसके बाद हमने अपना सामान उठाया। सामान उठाते हुए भी आपको जो है उनके वो जो रोलर है वो छोटे से लग रहे हैं, और आपको फील हो रहा है कि यार ये कंट्री जो है वो शायद इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है। खैर, उसे करके हम बाहर चले गए। हम लोग डबलिन लैंड किए थे, डायरेक्ट फ्लाइट हमारी कॉक नहीं जा रही थी, तो हम डबलिन लैंड किए थे। हमें कॉक जाना था। कॉक का जो रास्ता है वो तकरीबन 2.5 आवर्स का है। तो वहाँ से फिर हम गाड़ी में, क्योंकि मेरी नंद लेने आ गई थी, तो हम उसके साथ चले गए। द फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस अबाउट द पीपल ऑफ आयरलैंड इज आयरिश पीपल आर सो सो हैप्पी पीपल। यानी आपकी उनके चेहरों पे हर वक्त स्माइल है, दे ग्रीट यू लाइक विद द स्माइल।
और ज़रा से भी आपके हाथ पास से गुजर के जाएंगे तो सॉरी सॉरी कहते हुए आपको गुजरेंगे। और मैं थोड़ी देर के लिए ना वो हो रही थी कि मतलब हर कोई इतना सॉरी क्यों बोल रहा है, हल्का सा कोई टच करता है, क्योंकि एयरपोर्ट एक रशी एरिया होता है, आपको मतलब आपको बीच में से निकल के जा रहे होते हैं, बट मतलब तमीज़दार लोग अच्छा वेरी फर्स्ट चीज़ जब हम कम्युनिटी को देखना शुरू करते हैं तो आप कपल्स को देखना शुरू करते हैं कि वो कैसे हैं। वहाँ जो मैंने चीज़ इस पॉइंट पे नोट की, द वेरी फर्स्ट डे जितने भी मैंने वहाँ कपल देखे, हो सकते हैं कि वहाँ पर कपल्स किसी और उससे भी हों, लेकिन जो मैंने पहले दिन से कपल्स देखे, दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इफ दे हैव अ चाइल्ड। अगर उनके पास बच्चा है तो वो एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी माँ अगर सामान देख रही है तो बाप ने बच्चे को हैंडल कर रहा है, बच्चे के टेंट्रम अगर आ भी रहे हैं तो वो बाप उसको स्मूथली लेके जा रहा है, साइड पे लेके जा रहा है कि आओ साइड पे चलते हैं, आओ कुछ और देख लेते हैं, बिकॉज दैट दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि आप बच्चों को डाइवर्ट किया करें, रादर कि आप डांटना शुरू कर देते, ये ना करो वो ना करो, नो नो। तो ही मतलब डाइवर्ट कर रहा है, माँ सामान को देख रही है और वो हैप्पीली बाहर निकल रहे। इमेजिन यही सीन आप अपने किसी, मैं किसी जगह का नाम नहीं ले रही, लेकिन पर्टिकुलर अगर हमारे माशरे में हो तो हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि हमें भी इरिटेट हो रहा है कि बच्चा बहुत शोर कर रहा है, या बच्चे का शोर करना बुरा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये कि पेरेंट्स उस बच्चे को हैंडल कैसे कर रहे हैं। बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को घसीटा जा रहा है। सो ये चीज़ें आपको मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। रादर शिफ्टिंग टू वेस्ट का ये पॉइंट हो कि यार वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हैं, मैं इस पॉइंट से मूव नहीं होना चाहती थी। आई वॉन्ट कि मैं अगर वहाँ मूव होना चाहती हूँ, या मैं अपने देखने वाले सुनने वालों को, जैसे आप मुझे पूछ रहे हो आज, और मैं अगर आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मूव होने के लिए, नहीं तो आई विल पुट माई वर्ड्स ऑन दोज प्लेसेस जहाँ पर ज़रूरत है, रादर देन कि मैं तो बताऊँ कि यार वहाँ पर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ये दे देती है वो दे देती है, उसमें हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहती, या मैं नहीं बताना चाहती लोगों को कि वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हैं। आई वांट कि आप जिस सोसाइटी में बच्चों को ग्रो करने लगे वो सोसाइटी कैसी है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैंने वहाँ पर नोट किया। पेरेंटिंग का बहुत मतलब उम्दा मिसाल जो है ना, मैंने बहुत देखी वहाँ पर। और वहाँ मुझे लगता है वेस्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी भी जाती हैं, जैसे हमारे माशरे में इतना फोकस नहीं होता। तो आप वेस्ट में देखें ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली देखें, तो वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिस तरह से देनी चाहिए। हम लोग पेरेंटिंग को समझते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक, होता है ना कि हमें बस गुजारना है, ये टाइम में गुजारना है, लेकिन वो गुजार नहीं रहे होते, वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके अलावा आप क्या देखती हैं कि जैसे अगर आप यहाँ से मूव करना चाहें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। हमें सऊदीया जैसे ये गल्फ कंट्रीज़ ने बहुत बिगाड़ा हुआ है। हम किसी लो स्टैंडर्ड पे जाके ना सेट नहीं हो रहे होते। अब लोग मेरी बात शायद इस तरह ले रहे होंगे कि शायद मैं कोई बहुत अमीराना ज़िंदगियाँ गुजरे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो अच्छी। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें ना, तो देखिए जैसे हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर वेल सेटल है। इवन इन पाकिस्तान वेल सेटल चीज़ें होती हैं, घरों का हीटिंग सिस्टम, घरों की जो है वो मेंटेनेंस, सारा कुछ। जाहिर बात है आयरलैंड जो है वो एक हिल स्टेशन से इसको कंपैरिजन कर लें, जैसे आप मरी में रह रहे हो, उसका मौसम ऐसा है, ठंडा है, ठंडे होने की वजह से थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी है क्योंकि उसके चारों साइड पे पानी है। तो आप, और शहरों के बीच में भी जो है वो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, तो आपको हर वक्त एक नमी का एहसास वहाँ रहेगा, बारिश रहेगी हर वक्त, और ठंड है वहाँ पर। बर्फ़ जहाँ कॉक और डबलिन में रेयरली पड़ती है, कुछ ऊपर के इलाकों में शायद ज़्यादा बर्फ़ पड़ती होगी, लेकिन वहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे एज़ कम्पेयर टू कनाडा वगैरह। तो आपको नमी है। नमी का मतलब ये है कि आपको हर वक्त घर में ये जो फंगस टाइप चीज़ होती है, ब्लैक फंगस होती है, ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, या आपको ह्यूमिडिटी से आपको फर्नीचर जो है वो ख़राब होने का उसमें था। खैर डेफिनेटली वहाँ के फर्नीचर डिज़ाइन ही ऐसे है कि वो ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सकें। बट ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस ड्राई वेदर में कम देखने को मिलते हैं, रादर देन कि आप ह्यूमिडिटी के चले जाए। इवन आप जद्दा दमाम चले जाएँ, इतना ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता जो आपको ज़रा पता बारिश भी पड़ रही है और सारा कुछ। फिर ठंड है, आपको हीट मेंटेनेंस कर रही है। यहाँ पर हमारे पास
जरी पता हीट हमें इतना ज़रूरत नहीं होती सर्दियों में, लेकिन एसी जो इस कम्पेयर टू उसको कंपेयर करें अगर हम गर्मियों से, तो एसी लगे हुए हैं, हमें पता है हम हमारे घर ठंडे हैं, हमारे मॉल्स ठंडे हैं सर। हमारे वहाँ मसला ये क्या है, मुझे मॉल्स गर्म रखते थे बनिस्बत घरों को ना मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पर, ये जो उसका सिस्टम है हीटिंग का, हीटिंग सिस्टम उसको ऑन करना ऑफ करना, फिर आपको ये होता है कि जरी पता वो एवरीथिंग इज पेड, यानी हर चीज़ के पैसे आपको देने हैं। इवन आई वाज सरप्राइज्ड के टीवी तक के रखने के वो जो है वो चार्ज करते। आई डोंट नो, मैं जहाँ रह रही थी मेरी जो नंद का घर था वहाँ वो टीवी चार्ज करते। मुझे ओवरऑल आयरलैंड का नहीं पता कि हर जगह पे ही चार्ज करते होंगे, बट टीवी रखने का भी चार्ज हो रहा था कि आपने टीवी रखा हुआ है तो उस पर टैक्स देना है आपने। अगेन आप काम कर रहे हो, आपका 50%, आई डोंट 30%, आई डोंट नो एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ योर सैलरी जो है आपने टैक्स में देनी है। तो आप अगर ये सवाल करते हो ना कि वहाँ तो बहुत फैसिलिटी है, तो आप टैक्स पे कर रहे हो तभी, मतलब आपकी जो तनख्वाह आती है उसका आप तनख्वाह का फुल पर्क इंजॉय ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो कट जाती है टैक्सेस में। तो ये जो है ना, एक मैं समझती हूँ कि ये डिसएडवांटेज है उन कंट्रीज़ का। यहाँ हमें टैक्स जितनी तनख्वाह बोली है उतनी ही तनख्वाह मिल रही है। अगर कंपनी टैक्स देगी एम्प्लॉय का तो वो अपनी तरफ से कट कर रही है। बहुत कुछ छोटी कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ से ही टैक्स मांग लेती हैं। डेफिनेटली डिपेंडेंट टैक्स भी है, लेकिन ये है कि अगर आप वहाँ टैक्स दे रहे हो तो टैक्स के अवाज आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फिर वो आपकी हेल्थ की शक्ल में हो, हॉस्पिटल्स जो हैं आपको फ्री हो जाते हैं, स्कूलिंग फ्री हो जाती है, तो ये बेनिफिट्स हैं। बट आई डोंट कंसीडर सच बेनिफिट्स, क्योंकि पैसे ही दे के मैं करवा रही हूँ। इट्स नॉट नथिंग लाइक फ्री कि मुझे कोई चीज़ फ्री मिल रही है। वहाँ पर मेरी मेहनत के पैसे को कट किया जा रहा है और उसी में से मैनेज किया जा रहा है मेरे बच्चों की स्कूलिंग भी और हॉस्पिटल और उसकी फीस भी। And 30% to 40% is a big amount. हाँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी है, 30 है या 20 है, रियली एग्जैक्ट बहुत सारे मुल्क इस वक्त मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो आई हैव नो एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कि आयरलैंड की परसेंटेज कितनी है। बट इट्स कटिंग होती है आपकी परसेंटेज से, और आपको होता है कि यार ये आपने इतनी मेहनत की से। लाइक आप अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का मसला ये है कि वो आपसे इतने टैक्स ले रहे होते हैं बहुत हर जगह पे, यानी आप रिटायर हो रहे हैं तब भी आपसे कोई टैक्स वो कटिंग कर रहे हैं। और मतलब आप इस डिल्यूजन में जाते हो कि शायद हमें बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आप ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम वही पैसे कट करके, जो पैसे कट करके हमने यहाँ पैसे देने हैं वही कट करके वहाँ पर भी हमें देने हैं। अच्छा, ये कंट्रीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाती हैं कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सही, डेफिनेटली आयरलैंड इज़ अ लेस पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने अपने साउथ एशियंस लोग नहीं देखे, सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखे, बहुत रेयरली वहाँ लोग थे। और जिनसे भी मिल रही थी वो अच्छे वेल सेटल लग रहे थे कि हाँ यहाँ पर सेट हैं, सही अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली ज़्यादातर लोग हमारे आईटी से रिलेटेड वहाँ जाते हैं या डॉक्टर से रिलेटेड, वहाँ बहुत बंदा जो है वो मुझे नज़र आया, मिला। तो कम लोग वहाँ देखने को मिलते हैं। कि होता यह है कि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो जाती है। लेबर शॉर्टेज की होती है क्योंकि वहाँ के वेदर, अगेन वेदर की वजह से वहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं। यानी आयरिश लोग जो है वो ज़्यादा उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर जाते हैं, या अब गल्फ़ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि गल्फ़ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ रहने के लिए। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर इस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो आपके पास वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आप लोगों को लेबर की ज़रूरत है। लेबर इन नॉट सेंस कि आपको वर्कलोड वाला लेबर चाहिए, हर तरह का बंदा जो है वहाँ रिक्वायर्ड हो जाता है। और आपने वहाँ पे जो मार्केट देखी बेसिकली, वो कौन से जो हमारे ऑक्यूपेशंस हैं वो ज़्यादा हैं? अच्छा, मैंने जो वहाँ चीज़ देखी ना, इन डिमांड जो चीज़ है वो ज़्यादातर ये छोटे लेबर्स होते हैं जो छोटी पोस्टों पे काम कर रहे थे, वो डिमांड्स उनकी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वाइट कॉलर जॉब में अगर देखा जाए, वाइट कॉलर जॉब्स अगर देखें तो वहाँ आप देखोगे कि आईटी का हब है डबलिन। आपके एप्पल, गूगल, फेसबुक, मेटा, सिस्को, रेकल,
अमेज़न का भी, हाँ अमेज़न का हेडक्वार्टर, यानी यूरोप का जो हेडक्वार्टर्स है ना वो सारे डबलिन में बन रहे हैं, ठीक है, और हैं। तो वहाँ आईटी रिलेटेड जॉब और जो ये कंपनीज के मैं नाम ले रही हूँ, तकरीबन 30 एक कंपनीज हैं हेडक्वार्टर्स की। मैं हो सकता है मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो इन कंपनीज में आप ट्राई करो, यहाँ से बैठ के जॉब अप्लाई करो। बेहतरीन तरीका यही है, यहाँ से बैठ के जॉब अप्लाई करते रहो। अगर आपको वहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाता है और आपकी जॉब क्रिटिकल स्किल्स में फॉल करती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, अगर उसमें फॉल करती है तो आप सिर्फ ऑफर लेटर जो है लेकर अप्लाई कर सकते हो आयरिश इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, और वो आपको वर्क परमिट वहाँ से देंगे। लेकिन अगर आपकी नहीं फॉल करती तो फिर आपको लाजमन अपने कंपनी जो भी आपको ऑफर लेटर दे रही है उनसे स्पॉन्सर लेटर भी लेना पड़ेगा। ये डिफरेंस है क्रिटिकल और स्पॉन्सर वाले। इसके अलावा जो है डॉक्टर फील्ड जो है उसमें तो है ही है था, मगर देखें अब ये यहाँ बात करते हैं, देखो डॉक्टर फील्ड में लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सर्जन्स हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर वो आपको नहीं अपॉर्चुनिटी देंगे अंटिल कि यू पास सर्टन सर्टिफिकेशन विद देम, कि आप उनको अपने आप को काबिल बना के बताओगे कि हाँ हम ये इतने काबिल हैं, तो वो आपको पोजीशन देंगे। यही रीज़न होती है कि हम सुनते हैं कि वेस्ट में जो ये हेल्थ के इश्यूज पे फ्रीक्वेंट सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे होते, वो आपको बहुत देर की अपॉइंटमेंट दे रहे होते हैं। तो यही रीज़न होती है कि काबिल डॉक्टर कम होते हैं और वो अपने आप को मतलब टाइम लगता है, एक्सपीरियंस के लिए टाइम लग रहा है सब कुछ, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन आयरलैंड में वो टाइम वेटिंग टाइम नहीं है जो यूके के अंदर है, मतलब आपको मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, मतलब बहुत हुआ तो हफ्ते का मिल जाएगी ऐसे करके, लेकिन महीनों की नहीं, यानी आपको नज़ला हो रहा है और आपको महीने की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो ये वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो तरीका है आयरलैंड जाने का और वहाँ सेट होने का, जो बेशतर लोग करते हैं एक क्विक वे टू गो, अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि ठीक ठाक पैसा लगेगा इस काम में, कि आपके पास आपको स्टूडेंट वीज़ा ले लो, स्टडी वीज़ा ले लो और स्टडी वीज़ा पे आप वहाँ चले जाओ। अब स्टडी वीज़ा आपको कैसे मिलेगा? सिंपली यू अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी इन आयरलैंड। वहाँ अगर आपके पास अगर ईयू का पासपोर्ट है, जैसे कि यूरोप के किसी कंट्री का पासपोर्ट है, तो वो उसकी फीसेस अलग हैं, वो बल्कि डबल कम है टू द पीपल हु आर इंटरनेशनल, जिनके पास ईयू पासपोर्ट नहीं है। यानी अगर एक किसी फीस की 7,000 फीस देगा ईयू स्टूडेंट, तो आप 14,000 देंगे। तो ये ठीक 14,000 यूरो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट वीज़ा ऐसे होता है कि आप वो अप्लाई कर लो और उस पर चले जाओ, वहाँ आप रहो पढ़ो, फिर वहाँ की गवर्नमेंट आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का आपका कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसके लिहाज से वो आपको वर्क परमिट, जैसे ही आपकी स्टडीज़ ख़त्म होती हैं वो एक वर्क परमिट आपको देते हैं। वर्क परमिट से मुराद ये नहीं कि आपको काम करने की इजाज़त हो जाती है, साल होते हैं, 1 साल 2 साल, डिपेंड कि आपने कौन सी डिग्री चूज़ की थी। उसमें यह होता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यहाँ रहे और जॉब ढूंढें अपने लिए। सही। मोस्टली लोग कहते हैं कि थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ड्रीम वे नहीं है कि फ़ौरन वहाँ पे आपको, लेकिन अगर आपको 2 साल में नहीं भी मिलती तो एक डिग्री जो आपकी फ़ौरन की होती है वो आपके साथ जुड़ जाती है। आप बैक अपने कंट्री में जाएं या यहाँ गल्फ में, आपको बहुत अच्छी जॉब्स उस डिग्री की बेस में मिल जाती है कि अच्छा ये बाहर से पढ़ के आया। सो ये फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा नहीं कि आपको मैं बता रही कि नुकसान हो जाएगा, समाव आपको फ़ायदा हो जाता है, बट ये एक प्रोसेस है कि आप फॉरेनर्स को, ये नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट का एक थॉट प्रोसेस है कि लाओ, पैसे भी वो ले लेंगे आपसे, आपकी यूनिवर्सिटी को पैसे भी डेफिनेटली वो टैक्स कुछ गवर्नमेंट को भी रिटर्न करेंगे आपके बिहाफ पे, आपको नौकरी मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो उनका तो फ़ायदा है ही है। तो दिस इज़, आप ये समझने की कोशिश किया करें कि हर जो हम ये कहते हैं ना, आ जाए चलो जी चलो यहाँ चलते हैं, बड़ा आसान हो गया है, यहाँ पर चलना है वहाँ पर चलना है, कहाँ वहाँ जाके आप रह सकते हैं, वहाँ कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, आप उसके पीछे की स्टोरी समझा करेंगे कि कोई गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटी आपको क्यों दे रही होती है। सो वो मैं स्कैम का वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए, बट इंटरनेशनली लोग इसको ऐसे ही कहते हैं कि गवर्नमेंट्स भी आपके साथ इस तरह के स्कैम्स कर ही रही होती है कि वो आपको झांसे से बुलाती है, आपसे पैसे ले लेती है, आपको काम मिल जाए ठीक है, आपका फ़ायदा, नहीं मिलता तो जाओ वापस। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ेगा। इससे रिस्क नहीं लेंगे
तो आप वहीं के वहीं रहेंगे, नहीं ले लेंगे तो कुछ ना कुछ सीख लेंगे। वही बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे आ भी जाते हो तो कुछ नहीं तो आपकी डिग्री का फ़ायदा आपको हो ही जाता है। सो ये वेज हैं आयरलैंड आने के और जाने के। फिर मेरा ज़्यादा जो मेरा फोकस था वो यही था कि मैं अपनी फैमिली वहाँ लेके जा रही हूँ या मैं अपने शौहर के साथ वहाँ रहूँगी, वहाँ का माहौल कैसा है। हम स्टेट के शायद बहुत अजीब किस्म का माहौल होगा, या मतलब वो होता है ना, मैं दिमागों में बैठाया होता है फिल्मों को देख देख के कि शायद वहाँ पर सड़कों पे लोग जो है वो ड्रंक फिर रहे होंगे और ऐसा होगा। ऐसा कोई नहीं होता। रात 6, 7, 9 बजे के बाद जो है उनके ये पब्स और ये चीज़ें खुलती हैं। 6, 7 के बाद बच्चों को लेके वो बाहर ही नहीं निकलते। यानी उनका माहौल ऐसा है कि 6 बजे 7 बजे तक उनकी मार्केट्स बंद हो जाती हैं और उसके बाद ये सारा जो भी माहौल है वो उन लोगों के लिए जो रहना चाहते हैं बाहर। अब मैंने अगर बाज़ार जाना है तो अगर 6 बजे बंद हो गया तो मैं 9 बजे तो नहीं जाऊँगी, मैं 6 बजे तक अपना काम ख़त्म करूँगी। तो मैनेजमेंट ऑफ सच सिचुएशंस जहाँ आपको पता है कि लोगों को वहाँ पर ड्रिंक करने और इनका बहुत रिवाज होता है। आयरलैंड तो है ही यही, तो इस वजह से आयरलैंड मतलब स्पेस ही, जगह ही ऐसी जहाँ पर ये ड्रिंकिंग और अल्कोहल और ये सब चीज़ें बहुत आम है। तो आपको मैनेज करना, इट्स ऑल अबाउट हाउ गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। आप कैसे सोसाइटी को मेंटेन करके चला रहे हो, मेरा ये मेन कंसर्न होता है। अगेन फिर आगे जो भी स्कूल में हम अगर बच्चों को डाल रहे हैं वहाँ वो क्या स्टडी कर रहे हैं, वो मेन कंसर्न होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको पता चलता है। और आयरलैंड की अच्छी बात यह है कि आपको आयरलैंड 5 साल बाद आयरिश पासपोर्ट दे देता है, आपको नेशनलिटी मिल जाती है वहाँ की। और अगर आपका बच्चा वहाँ पर होता है तो वो पैदाइशी आयरिश होता है, वो आयरिश पासपोर्ट उसको तभी मिल जाता है और आपका प्रोसेस भी उस बच्चे की वजह से तेज़ भी हो सकता है। सो ये कुछ मतलब फैसिलिटी है आयरलैंड की, इररिस्पेक्टिव के उस वहाँ पर। और भी जो चीज़ जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ कि वहाँ के लोग हंसमुख थे, ख्याल रखने वाले थे, बहुत मतलब मेरा एज अ पेशेंट अगर आप वहाँ जा रहे हो और वहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो कितना आपका ख्याल रखते हैं वो मैटर करता है। हाउ दे मतलब उनकी जेनरॉसिटी कितनी है, हॉस्पिटैलिटी कितनी है, वो मैटर करता है। मैं इवन इनफैक्ट उनके पार्क्स में जाके जब मैं पेरेंट्स को देख रही हूँ और वो अपने बच्चों के साथ कैसे डील करें, वो मैटर करता है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा भी बच्चा हमसे भी सीख रहा होता है लेकिन वो सोसाइटी को देख के भी ग्रो कर रहा होता है। तो आई वांट माय फैमिली टू ब्रॉट अप इन अ कंट्री जहाँ पर ये सब चीज़ें बेहतरीन हो। आई एम नॉट सेइंग कि सऊदीया में बेहतरीन नहीं है या अपना पाकिस्तान में अच्छा नहीं है। डेफिनेटली आपको इस्लामी माहौल ज़्यादा मिल जाता है इन कंट्रीज़ में, बट अगेन इस्लाम को मेंटेन रखना और उसके दीन के ऊपर बच्चों को रखना, इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे बच्चे को रखते हैं। अक्सर अखात यहाँ पर भी बच्चों को आप नहीं रख सकते होते। और दूसरा मुझे लगता है वहाँ हर जो सोसाइटी होती है ना उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो हमें जो चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है किसी भी सोसाइटी की तो हमें वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी या हमारी यहाँ जो गल्फ़ की एक कम्युनिटी है उसकी सोसाइटी में जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं, हमें चाहिए कि हम वो अडॉप्ट करें। जो बाहर से हम पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं वो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि आप बता रही हैं कि आपको एक पॉजिटिविटी फील हुई, आपको लोगों में बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड फील हुआ इवन टू द स्ट्रेंजर्स। और ये चीज़ तो मुझे लगता है हमारे मज़हब में है ना कि स्माइलिंग फेस, आपको ग्रीटिंग, मतलब वो सारी चीज़ें हमारे उसमें है। तो ये चीज़ कितनी खूबसूरत है कि आप हर कम्युनिटी से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझती, अच्छा मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट भी रही हूँ। अच्छा, जगह का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। हाँ। जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि मदीना के लोग आपको ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा सॉफ्ट नजर आएंगे क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा ग्रीनरी की तरफ जाता है। मक्का के लोग आपको थोड़े से सख्त नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत डेजर्टली एरिया। अब तो खैर मक्का भी काफ़ी ग्रीन हो गया है, लेकिन ये एक रुझान था हमारे वहाँ। सिमिलरली अगर आप आयरलैंड देखें तो आयरलैंड बहुत खूबसूरत है। यानी आप कहीं नज़र घुमाएं और आपको खूबसूरत चीज़ ना दिखे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल इन आयरलैंड। और उसको कहा भी जाता है कि दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में से आयरलैंड के टॉप 10 लिस्ट में उसका नाम आता है। तो आयरलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी आपको हर वक्त ग्रीनरी और ऐसा सॉफ्ट मौसम, और तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे, चेहरे पे स्माइल आ भी जाती है। बट इट अगेन कि ये एक सोसाइटी
भी हो सकता है। आपको स्माइलिंग फेस हर हिल स्टेशंस पे नहीं मिलते हैं। अगर आप अपने हिल स्टेशंस पे जाके देखें तो आपको ऐसा एटीट्यूड नहीं मिलता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी, डबल डेकर बस थी, तो मैं भी जरिए पता है अंदर का बच्चा आपका जाग जाता है जब आप ऐसी कोई अनोखी चीज़ देखते हो। ऊपर चढ़ के बैठना है। तो आप ऊपर चढ़ के मैं बैठी और मैंने कहा कि मैं फ्रंट सीट पे शीशे के पास ऐसे करके बैठूंगी। और एक माँ आई अपने 2 बच्चों के साथ, वो भी आए, उन्होंने ऊपर देखना चाहा, तो वो 2 बच्चे उसने आगे बिठाए, खुद माँ पीछे बैठी। अब फ्रंट पे एक बच्चा तो बैठ गया, एक बच्चा फ्रंट पे भी बैठा और उसको साइड मिरर जो साइड व्यू है वो भी नज़र आ रहा था। चलता गया, सफ़र होता गया। एक टाइम पे जो इधर वाला बच्चा था उसने उस साइड वाले बच्चे को पूछा कि कैन आई टेक योर सीट, आई वांट टू सी द व्यू ऑफ दैट साइड आल्सो। और वो उसने कहा श्योर, बहुत, आओ देखो यहाँ पर वाकई सिबलिंग्स कि आओ देखो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से आपको साइड भी नजर आता है। वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि आओ देखो ये बहुत अच्छा व्यू है, यू मस्ट सी, तुम्हें देखना चाहिए। दे स्विच द प्लेस एंड उसके बाद मतलब मुझे भी अच्छा लगा। मैंने एक दफ़ा मुड़ के देखा और मैं अपना सामने देखने लगी। एंड मॉम्स जो माँ थी उसने बच्चे के कंधे पे रख के उसको ब्रश किया और कहा वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने की, तो ये इसके लिए दिल चाहिए। क्या पॉइंट है यहाँ पर बताने का कि हाउ मदर्स आर ऑब्जर्विंग कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, एंड हाउ बच्चों को ये पता है कि हमने कितना अकोमोडेट करके एक दूसरे के साथ चलना है। एंड देन लास्टली कि आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हो इन पॉइंट्स के ऊपर कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अगर बच्चा अच्छा काम करके आ जाए तो अक्सर माएँ डांट भी देती है कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने अपना क्यों दे छोड़ा, तुमने अपना खाना क्यों छोड़ा, क्यों दे आए दूसरे को, तुमने क्यों नहीं खाया उसको क्यों दे आए। हाँ, उसमें ये फैक्टर वो सोच रही थी कि शायद ये खाने से जान छुड़ा रहा था और ये दे आए, ठीक है, लेकिन आप अप्रिशिएट करके उसको समझा सकते हो, रादर कि आप उसके दिमाग में ये बैठा दो कि शायद उसने कोई गलत काम कर दिया है। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वही आपका घर बना रही होती हैं, वही आपकी लाइफ बना रही होती हैं अराउंड योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन। इस बहुत मैटर करता है। मैंने नहीं देखा, मतलब मेरी आंखों से नहीं गुजरा, हो सकता हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने नहीं देखा कि बच्चे हैं कपल के पास और वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे। आई सॉ नो पेरेंट विद द मोबाइल कि मोबाइल में मशगूल हैं और बच्चे उनके लगे हुए। नो, अगर वो पार्क आए हुए तो वो बच्चों के साथ ही लगे हुए हैं, दे हैव मोबाइल्स इन द पॉकेट्स। इवन मैं अपनी नंद के साथ जो रह थी, नंद भी हमें ना कभी कभी डांट देती थी कि मोबाइल कम यूज़ क्या करो बच्चों के सामने, कि वो भी उसको होता है कि मोबाइल यूज़ करना। तो मेरा मोबाइल का बहुत कम यूज़ था आयरलैंड के अंदर बिकॉज ऑफ जिस घर में मैं रह रही थी। सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये इतनी मैटर था। हम अपनी सोसाइटी में भी ये बातें बता रहे हैं कि प्लीज़ मोबाइल का कम इस्तेमाल करो, पर मेरा प्रॉब्लम ये है मोबाइल तो अब आया है, मोबाइल तो अब आया है, ताहयात तो हमारे पास मोबाइल नहीं था। तो आपको मोबाइल की लत क्यों लग गई? वाई वी डोंट हैव दिस माइंड सेट कि यार हमने अपने माइंड को इस मोबाइल के कंट्रोल में नहीं लाना था, हमें अपने आप पे ज़्यादा, मतलब हमें ये हो कि हम इम्पॉर्टेंट काम में हम अपने मोबाइल से नीचे। अनफॉर्चुनेटली अभी आप किसी भी पार्क में विज़िट करें, यहाँ पर आपको लाइन से पेरेंट्स नज़र आएंगे मोबाइल के साथ बैठे हुए, शीट्स बची हुई हैं, खाना लगा हुआ है, बारबेक्यू हो रहा है, एक बंदा वो बारबेक्यू पे जो है वो तल रहा है और वो भी कभी कभी मोबाइल पे होता है, बाकी सब मोबाइल पे बैठे हैं। और वहाँ मुझे लगता है कितना डिसरिस्पेक्टिंग लगता है, इवन जिस तरह अगर मैं और आप बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मोबाइल लेके बैठ जाए, मतलब बहुत ऐसे लग रहा था आप इंसल्ट कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर हम बच्चों पे रख के सोचें, मतलब ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, हमसे होता है, लेकिन कितना वाकई कितना बुरा महसूस होता है कि आपको अगले को पता चल रहा है कि ये मुझे टेंशन नहीं दे रहे। तो ये वाकई इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना चाहिए और हमें प्रैक्टिकली इस चीज़ में अपने अंदर चेंज लेके आना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए एज अ पेरेंट। अब जो मैं समझ रही हूँ, जो मुझे वहाँ जाके बड़ी अच्छी वो जिस पे मेरे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बना, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द कपल स्टोरी इज़, यानी मियाँ बीवी का जो रोल है इस पूरे माशरे में वो कितना इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अपने बच्चों के साथ जितना दो फरीक जो सोसाइटी के हैं,
मियाँ और बीवी, इसी वजह से अल्लाह ताला को भी यही रिश्ता बहुत पसंद था, क्योंकि यही बेस है सोसाइटी की। अगर ये आपके ठीक नहीं है, आपकी सोसाइटी नीचे की तरफ जा रही होती है, जो कि जा रही है और जा रही है। वो बेशर मुआशरे में जो है वो ये सोसाइटी जा ही इसलिए नीचे रही क्योंकि ये दो फरीक ठीक नहीं है। हम इन दो फरीक को आपस में मिलने भी नहीं दे रहे होते। यानी मियाँ बीवी को हमने इक्विप किया हुआ है कि मियाँ को लगाया हुआ है तुम काम करो, बीवी को लगाया हुआ है तुम घर के काम करो या तुम खिदमतें दूसरे लोगों की करो। हमने उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए काम ही नहीं करते। और अगर कोई कपल आपस में ऐसा रिलेशनशिप बनाना भी चाह रहा होता तो हम उनको भी कहते थे जोरू का गुलाम है। अक्सर वी हैव दिस थॉट कि अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को अगर घर में हेल्प आउट कर रहा है तो हम उसके लिए एक आईब्रो रेज करके बात करते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम है, कौन करता है ये काम, मर्द कौन करता है घर में काम। इवन बहुत सारे लोग में तो ये अक्सर डिस्कशन में ये बात आती भी है कि मेरे हस्बैंड घर का कोई काम नहीं करते, और उसको औरतें ही जो है वो बैकलैश इस बात पे कर रही होती हैं कि मतलब वो घर बाहर से थक के आए तो वो घर का काम क्यों करेगा। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आप घर चला रहे होते हैं, अगर आपकी बीवी अपने काम में से थोड़ा बहुत आपको कुछ कह भी जाती है तो आप उसको इनकार न करें। और सेकेंडली इट्स अ टॉक्सिक ट्रेड कि अगर कोई आदमी अगर से आगे से ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से कमा रहा हूँ, तुम्हें मैं कहता हूँ कि तुम मेरा काम करो तो तुम मुझे क्यों कह रही हो घर के काम, आपका फर्ज है। दिस इज अ टॉक्सिक ट्रेट इफ यू आर सेइंग दिस टू योर वाइफ। ये आपका फर्ज है, मतलब इस पर तो आप किसी को जो चीज आपने करनी है, जो आपको दी गई है, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर द प्रोवाइडर। ये अल्लाह ताला ने आपको रोल ही इस तरह डिफाइन किया, उस चीज को आप जता नहीं सकते किसी के ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। यू आर बोर्न टू डू दिस। बिल्कुल। मुझे कल एक ना खातून से मेरी बात हो रही थी, हमें यही शोहर मियाँ बीवी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं सजदे की इजाज़त देता तो औरत को कहता मियाँ को करो, ठीक है। अब ऐसी यानी आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अल्लाह ताला ने ये बात क्यों कही कि अल्लाह समहाउ अपने करीब आपको अपना स्टेटस रखने को कहता है कि यू शुड बी प्रोटेक्टर, यू शुड बी प्रोवाइडर। मतलब आप सिक्योरिटी के लिहाज से अपने फैमिली के जो है वो सामने खड़े वाले एक आर्मर हो। तो आप इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको इस लेवल तक पहुंचाना चाहता है ना कि आप इस लेवल तक रहो। सो यू कांट से कि मैं ये क्यों करूं, यू शुड हेल्पिंग हैंड तो आपका हर जगह बनता ही बनता है। तभी आपको अगर इजाज़त होती तो मर्द को। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है माहा, मुझे लगता है ये जो होता है ना कि ये वाला स्टेटस देना, मुझे लगता है औरत को इस चीज़ के ऊपर कोई मसला नहीं होगा। कहते हैं ना कि जिससे आपको मोहब्बत होती है आप सरेंडर करते हैं, लेकिन वो सरेंडर मोहब्बत में होता है। हाँ। वो ऐसे नहीं होता कि मेरे मतलब तुम ये काम करो तुम ये काम करो, ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी बीवी के लिए एक बहुत ही शफीक और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान बनते हैं, एक स्पाउस बनते हैं, शौहर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई औरत आपको लगता है इस दुनिया में ऐसी होगी कि जो मोहब्बत के आगे सरेंडर ना करे, जो इज्जत के आगे सरेंडर ना करे। बिल्कुल होती है, वो चीज़ होती है आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप सरेंडर करते हैं। लेकिन इस तरह से कोई सरेंडर नहीं आप करा सकते कि चलो मेरा ये काम करो, चलो मेरे साथ। इट्स जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप कैसे लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब रिलेशन पर काम नहीं हुआ होता। मियाँ बीवी का रिलेशन, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हमें पता ही नहीं है एक मर्द की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और हमें नहीं पता कि एक औरत की प्रायोरिटीज़ क्या है। हमें खुद ही नहीं पता हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ का ऊपर नीचे होना वो सारे का सारा जो हमारा सिस्टम है उसमें तबाह कर दिया उस चीज़ को। बिल्कुल, मेजर पॉइंट यही है, जो हस्बैंड वाइफ है उनको जितना आप अच्छा बना सकते हैं उनको बनाइए, आपकी सोसाइटी खुद ब खुद अच्छी बनती जाएगी। मैं समझती हूँ हमें अपने व्यूअर से पूछना चाहिए कि क्या आप भी समझते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो सोसाइटी के बिगाड़ या सुधार में जो है वो फ़र्क ला सकता है। अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए ताकि हम नेक्स्ट आने वाले वीक में इसी तरह के टॉपिक्स आपके सामने और लेकर आएँ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।